क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1956 की मशहूर फिल्म हम सब चोर हैं का गीत हमको हंसते देख जमाना जलता है। जीएम दुर्रानी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। किस तरह का ताना बाना था जीएम दुर्रानी और मोहम्मद रफ़ी के सुरीले संबंध का। कैसे दोनों दो मोड़ पर एक दूसरे के काम आए। क्या नाता है इस फिल्म हम सब चोर हैं के इस गीत के साथ, और आगे चलकर किस फिल्म में रफ़ी साहब ने दुर्रानी साहब का पार्श्व गायन किया, ये सब आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं निमिषा सिंघल। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता है। हर कलाकार का अपना एक वक्त होता है जब उसकी चमक, उसका तेज सूरज की तरह होता है, और फिर एक ऐसा समय भी आता है जब यह चमक धीरे धीरे कम होने लगती है और वह कलाकार धीरे धीरे ढलान पर आ जाता है और फिर एक दिन गुमनामी में दुनिया की भीड़ में खो जाता है। कुछ कलाकारों की सफलता का दौर लंबा चलता है तो कुछ कलाकारों का चंद सालों में सिमट कर रह जाता है। ऐसे ही एक कम समय के लिए शोहरत की बुलंदी पर रहने वाले गायक रहे हैं जीएम दुर्रानी, जिनकी कामयाबी का दौर केवल 6-7 साल का ही रहा, यानी 1943 से लेकर 1951 तक। और फिर न जाने क्या हुआ कि फिल्मी दुनिया उनसे दूर होती चली गई या वे फिल्मी दुनिया से दूर होते चले गए। मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कहा जाता है कि दुर्रानी साहब के नक्शे कदम पर चलकर और उन्हीं की गायकी के अंदाज या स्टाइल को इख्तियार कर पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखे थे, समय के साथ साथ रफ़ी साहब कामयाबी की ऊंचाइयां चढ़ते चले गए, जबकि दुर्रानी साहब पीछे और पीछे होते चले गए। एक रेडियो चैनल को दिए गए साक्षात्कार में जीएम दुर्रानी साहब ने अपने दिल की बातों को कुछ इस तरह से व्यक्त किया था। मैं जब टॉप पर था, शोहरत की ऊंचाइयों पर था, मैंने गाना छोड़ दिया। मेरे गाना छोड़ने के 2 औजुहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि ऊपर वाले की मर्जी, यानी जिसने आपको, मुझको, तमाम दुनिया वालों को पैदा किया है, उसके करीब पहुंचने के लिए मैंने गाना बजाना और यह फिल्म लाइन ही छोड़ दिया। बंगले में रहना, गाड़ियों में घूमना, नोटों को गिनना, उसके पीछे पीछे भागना, यह बात सन 1951 की है। मैं किसी फिल्म वाले को देखकर अपनी गर्दन नीची कर लिया करता था और सोचता था कि इससे बात करूंगा तो फिजूल बातें मुंह से निकलेंगी, और दाढ़ी भी मैंने इसीलिए बढ़ा ली थी कि कोई मुझे जल्दी पहचान ना सके। बस मेरे दिल में यह होता रहता था कि गाना बजाना, फिल्म लाइन, ये सब बुरी बातें हैं। मैंने बैंक से थोड़े से कुछ पैसे निकाल कर लोगों में, गरीबों में बांटने शुरू कर दिए और बेनियाज हो गया। अंजाम यह हुआ कि मैं फक्कड़ हो गया। फिर साहब, किसी से मैंने थोड़े से कर्ज वर्ज लेकर जनरल मर्चेंट की दुकान खोल ली
और दोस्तों, इस तरह से गुजरे जमाने का एक शानदार गायक और संगीतकार बन गया एक मामूली दुकानदार। दोस्तों, यह तो थी जानकारी कि दुर्रानी साहब ने फिल्म लाइन क्यों छोड़ी और उसके बाद उन्होंने जीवन यापन के लिए कौन सा मार्ग अपनाया। पर आप सोच रहे होंगे कि एक गीत 100 अफसाने के लिए आज का गीत कौन सा है। तो दोस्तों, जब बात दुर्रानी साहब की और रफ़ी साहब की चल पड़ी है, तो क्यों ना आज इन दो अजीम गायकों द्वारा साथ में गाए हुए एक युगल गीत की बातें कर ली जाएं। रफ़ी साहब की शुरुआती गायकी में दुर्रानी साहब का स्टाइल झलकता है, यह तो हम बता चुके हैं। पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रफ़ी साहब के संघर्ष के दिनों में दुर्रानी साहब ने उनकी बड़ी मदद की थी। यह वह वक्त था जब कुंदन लाल सहगल, पंकज मलिक, मास्टर मोहम्मद और जीएम दुर्रानी जैसे कुछ ही गायक फिल्म जगत में हाई डिमांड में थे। ऐसी स्थिति में किसी नए गायक का इस उद्योग में कदम जमाना और मशहूर बनना आसान काम नहीं था। ऐसे समय में मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मी गायन के क्षेत्र में पांव रखने का निर्णय लिया और अपने संघर्ष की शुरुआत कर दी। तब जीएम दुर्रानी साहब ही एक मसीहे की तरह उनके सामने आए और उन्हें काम दिलवाने में उनकी बहुत मदद की। दुर्रानी साहब अच्छे गायक व संगीतकार तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे और भले इंसान भी थे। और यही कारण था कि एक ही व्यवसाय में होते हुए भी काम ढूंढ रहे नौसिखिए गायक रफ़ी को वे संगीतकार श्याम सुंदर के पास ले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि अगर रफ़ी का सितारा चमक गया तो उन्हीं के पेट पर सबसे पहले लात पड़ने वाली है, और श्याम सुंदर से रफ़ी की सिफारिश कर दी, जिसके चलते फिल्म गांव की गोरी या विलेज गर्ल में एक गाने के कोरस में गाने का मौका दिलवा दिया। इस सिफारिश और दुर्रानी साहब की मदद का ही नतीजा था कि रफ़ी साहब को इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा और फिर अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा और ईश्वर प्रदत्त आवाज के बल पर मोहम्मद रफ़ी बन गए हिंदी सिनेमा संगीत जगत के शहंशाह गायकी। 50 के दशक के शुरुआती सालों में जब रफ़ी कामयाबी के पायदान चढ़ते चले जा रहे थे, तब जीएम दुर्रानी साहब का करियर धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा था। काम कम हो गया था, काम नहीं मिलने की वजह से इनकम कम हो गई थी और घर में धीरे धीरे मुफलिसी आने लगी। दुर्रानी के शब्दों से जरूर महसूस होता है कि उन्होंने ही फिल्म लाइन छोड़ दी थी, पर हकीकत यही थी कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। नई पीढ़ी के गायकों के आ जाने से 40 के दशक वाली गायकी का वह दौर समाप्त हो चुका था। दुर्रानी साहब की माली हालत बद से बदतर होती चली गई। उनकी इस गरीबी का पता रफ़ी साहब को चला और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। अपने आइडियल गायक जिनकी आवाज का अनुसरण कर वो गायन के क्षेत्र में उतरे थे, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, उस इंसान को गरीबी से परेशान देख वो खुद भी बेचैन हो उठे और उन पुराने दिनों को याद करते हुए दुर्रानी साहब की हर संभव मदद करने का फैसला किया। 50 के दशक का मध्य भाग आ चुका था। फिल्मिस्तान के बैनर तले आई.एस. जौहर निर्देशित एक फिल्म बन रही थी, हम सब चोर हैं। फिल्म में ओपी नैयर साहब संगीत दे रहे थे और गीत गा रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले। यह एक हास्य फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर और नलिनी जयवंत तो थे ही, पर इनसे अधिक गुदगुदाने वाली भूमिकाओं में थे स्वयं आई.एस. जौहर और मजनू। आई.एस. जौहर और महमूद की कामयाब जोड़ी बनने से पहले अभिनेता मजनू के साथ आई.एस. जौहर की जोड़ी जमी थी। हम सब चोर हैं फिल्म की कहानी और चरित्रों के बारे में जानने के बाद रफ़ी साहब को लगा कि इसमें दुर्रानी साहब के लिए भी किसी गीत में जगह बन सकती है। इस उम्मीद के साथ रफ़ी साहब ने नैयर साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। शुरू में नैयर साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई मेल डुएट या फीमेल डुएट बनाया जाता है तो वैषम्य भरी आवाज़ें यानी कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस ली जाती हैं, क्योंकि तभी दो गायकों की आवाज़ों को डिस्टिंक्टली पहचाना भी जाएगा और गीत में चमक भी आएगा। रफ़ी साहब और दुर्रानी साहब के एक जैसे स्टाइल की वजह से इनके गाए डुएट को लेकर नैयर साहब के मन में संशय था, लेकिन रफ़ी साहब के अनुरोध को देखकर और दुर्रानी साहब की हालत को समझकर उन्होंने फिल्म के गीत में दुर्रानी साहब की आवाज़ लेने के लिए हाँ कर दी। एक सिचुएशन थी जिसमें आई.एस. जौहर और मजनू पर एक हास्य गीत फिल्माया जाना था। इस गीत के लिए जौहर साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ और मजनू साहब पर दुर्रानी साहब की आवाज़ तय हुई। गाना था हमको हंसते देख जमाना जलता है,
चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता है। चोरी शीर्षक पर बनने वाले गीतों में शायद यह सबसे मजाकिया गीत होगा। गाना रिकॉर्ड हुआ और काफी चर्चित भी हुआ। कितनी अच्छी बात है कि दुर्रानी साहब ने कभी रफी साहब की मदद की थी। अब जब वे खुद तकलीफ में आ गए तब रफी साहब ने उनकी मदद कर दी। हमको हंसते देख जमाना जलता है गीत के लिए नैयर साहब ने दुर्रानी साहब की कुछ और गीत भी दिए, जैसे कि मुसाफिर खाना में कुछ आंख मिली कुछ पैसा मिला, जो एक बार फिर से रफी साहब के साथ डुएट था, और फिल्म अक्लमंद में ओ बेखबर तुझको क्या पता, जिसमें महेंद्र कपूर और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। नैयर साहब के अलावा रफी साहब ने दुर्रानी साहब के नाम की सिफारिश कुछ और संगीतकारों से भी की। इनमें एक थे संगीतकार नौशाद साहब, जिन्होंने रफी साहब और दुर्रानी साहब से एक डुएट गवाया था। 1959 की फिल्म जरा बच के में, जिसके बोल थे ए इश्क इसे बर्बाद न कर, मोहम्मद रफ़ी और जी.एम. दुर्रानी के गाए कुल 6 डुएट्स होंगे, और सबसे पहला डुएट 1946 की फिल्म सस्सी पुन्नू में था, जिसका संगीत निर्देशन दिया था गोविंद राम जी ने। दोस्तों, दुर्रानी साहब का गायन सफर भले ही 1951 के बाद खत्म सा हो गया था, लेकिन चर्चित भूमिकाओं में वे पर्दे पर बतौर अभिनेता नजर आते रहे। 20 साल बाद यानी 1971 में बनी फिल्म लाल पत्थर में उनका सुंदर अभिनय हमें देखने को मिला। फिल्म के तमाम गाने बेहद मशहूर हुए थे, पर बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि इस फिल्म के साउंड ट्रैक में एक कुरान खानी भी शामिल है, जो दुर्रानी साहब की आवाज में है। इस कुरान खानी की तरह उन्होंने और भी कई मजहबी रचनाएं गाई हैं उस दौर में। इसी फिल्म में उन पर एक गजल भी फिल्माई गई थी, जिसके बोल हैं उनके ख्याल आए तो आते चले गए। इस मशहूर गजल को आवाज दी रफी साहब ने। है ना मजेदार बात कि दुर्रानी साहब, जिनकी आवाज के कायल रफी साहब थे, अब उन्हीं को वे अपनी आवाज दे रहे थे। तो दोस्तों, ये था ताना बाना जी.एम. दुर्रानी और मोहम्मद रफी के साथ में गाए और फिल्माए गीतों का। दिल जो चुराए उसे दिल बर कहे सब, हमको मगर कहे चोर वाह मेरे रब। दिल जो चुराए उसे दिल बर कहे सब, हमको मगर कहे चोर वाह मेरे रब। जलता है जले कोई यहाँ है फिकर किसे, आज का ठिकाना करो कल की खबर किसे। हमको हंसते थे जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता है। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर निमिषा सिंघल का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.